स्ट्रेस हमेशा नकारात्मक नहीं होता है, या किसी भी इमोशन की बात करें, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारे बड़े महत्वपूर्ण अंग हैं। अगर स्ट्रेस ना हो तो हम जो है परफेक्शन की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। तो यदि किसी स्टूडेंट को फेल होने का डर ना हो तो पढ़ेगा नहीं। यदि हम अपने बेटर रिजल्ट का हमें परवाह ना हो तो हम बेटर रिजल्ट के लिए एफर्ट्स नहीं करेंगे। तो इसलिए स्ट्रेस हमेशा नेगेटिव नहीं होता है, स्ट्रेस पॉजिटिव भी होता है। तो जिसको कि हम यू स्ट्रेस कहते हैं। साइकोलॉजी, मनोविज्ञान यानी मन और व्यवहार का अध्ययन। देखिए, व्यवहार में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। हम कोई काम करते हैं, उसे क्यों करते हैं और उसे करने में हमारा व्यवहार कैसा रहता है। आसान शब्दों में कहा जाए तो साइकोलॉजी स्टडी है ह्यूमन माइंड की। देखिए, कार्य काफ़ी मुश्किल है, लेकिन इस कार्य को करने और इस अध्ययन को करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बेहद खास मेहमान। तो स्वागत करिए डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल एंड रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी एंड रिसर्च के असिस्टेंट प्रोफेसर एंड हेड डॉक्टर सुरेंद्र ढलवाल का। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। साइकोलॉजी, इसी टर्म से शुरू करते हैं सर, इसे आसान शब्दों में कैसे समझा जाए? आपने बड़े आसान शब्दों में शुरुआत की है, और इसमें साइकोलॉजी को अगर हम समझे तो साइकोलॉजी इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, यानी कि ये व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। अब व्यवहार में हमारी सोच समझ या हमारे एक्शन, है ना, या हमारे मोटिवेशंस, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो यानी कि कुल मिला के हम मनुष्य के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, ये मनोविज्ञान है। देखिए, आज के दौर में फिजिकली जितना फिट रहना ज़रूरी है, उतना ही मेंटली फिट रहना भी ज़रूरी है। तो सवाल ये है कि मेंटली फिट रहने के लिए साइकोलॉजी क्या भूमिका निभाती है? जब हम मेंटल फिटनेस की बात करते हैं तो डेफिनेटली साइकोलॉजी का बड़ा मेजर रोल है ना। क्योंकि जो हम मेंटल इश्यूज की बात करते हैं, मेंटल प्रॉब्लम या मेंटल इलनेसेस की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जो सोच समझ, हमारे कामकाज करने के तरीके, तौर तरीके, है ना, हमारे मोटिवेशन, हम यानी कि अभिप्रेरणात्मक चीज़ें, काम में मन लगना ना लगना, या हमारे मूड, है ना, इन सारी चीज़ों की बात आ जाती है। तो इन सारी चीज़ों का अध्ययन क्योंकि मनोविज्ञान करता है, तो मानसिक स्वास्थ्य में इसीलिए मनोविज्ञान का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। जी बिल्कुल। देखिए, साइकोलॉजी की हम लगातार यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो इसके एडवांटेजेस की अगर हम बात करें और डिसएडवांटेज तो जैसे आप बताएंगे वो हम सुनेंगे ही, तो क्या होंगे वो एडवांटेजेस? ओके। डिसएडवांटेज तो खैर कुछ भी नहीं है ना। और एडवांटेज ये है कि ये बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन, कोई यूजुअली ये क्वेश्चन करता नहीं है, लेकिन ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि साइकोलॉजी की एडवांटेज। देखिए, क्योंकि मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन हम करते हैं, और मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन हर कोई करता है ना। तो जब हम उसको चाहे वो कोई शॉपकीपर हो, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट हो, टीचर हो, है ना, डॉक्टर हो, या कोई किसी फर्म का मालिक हो, है ना, तो हर कोई जो है व्यवहार के साथ डील कर रहा है। हम दोस्त लोग भी आपस में एक दूसरे के व्यवहार के साथ डील कर रहे हैं, है ना। तो एडवांटेज ये है कि अगर हम साइंटिफिकली ह्यूमन साइकोलॉजी को पढ़ें, समझें, है ना, तो हम जो है ये डीलिंग जो है वो और बेटर हो सकती है ना। एक जो दुकान वाला है वो अपने कस्टमर को और अच्छे से समझ सकता है, ठीक है। और मान लीजिए कि सेना की बात करें, सेना में अगर सभी ने साइकोलॉजी पढ़ी हो तो हर कोई जो है अपने व्यवहार को उस तरीके से मॉडिफाई कर सकता है। कंपनीज के अंदर, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अगर हमें मनोविज्ञान का अध्ययन हमने किया हो, तो जिस तरीके से अगर हम हिंदी, अंग्रेजी, कुछ ऐसे कॉमन सब्जेक्ट्स जो है रख देते हैं, नैतिक शिक्षा हम लोग बात करते हैं कि कॉमन सब्जेक्ट के तौर पे,
तो उसी तरह से साइकोलॉजी भी अगर एक कॉमन सब्जेक्ट की तरह से बचपन से ही अगर सिखाया जाए तो इसकी एडवांटेज है। जी। देखिए, आप व्यवहार के अध्ययन की बात कर रहे हैं, तो मैं ये सवाल पूछना चाहूँगी आपसे, ये अध्ययन ज़रूरी क्यों है? क्यों हमें किसी के व्यवहार को समझने की ज़रूरत है? आपने जैसे कहा कि हर कोई अध्ययन करता है, हम जहाँ भी जा रहे हैं, हम जिससे बात कर रहे हैं, तो ये क्लिनिकली समझने की ज़रूरत है। ओके, व्यवहार का अध्ययन करना क्यों है, जी। ये आपका सवाल है ना। और इसी सवाल की वजह से मनोविज्ञान का अस्तित्व बना, और इसके पीछे जो मुख्य कारण था वो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जुदा जुदा है, अलग है ना। तो अब क्योंकि अदरवाइज तो यही है ना कि भाई हम कॉमन फिलोसफी के ऊपर चल रहे थे, ठीक है, लेकिन क्योंकि हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग है, इसीलिए हमें बहुत सारी जो कॉमन चीज़ें हैं या व्यवहार का अध्ययन कैसे किया जाए, वो तौर तरीके जो है ना, वो सारी चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत। जैसे अगर हम व्यवहार को तीन मुख्य कारणों में तीन मुख्य भागों में बांटें, तो जैसे संज्ञानात्मक व्यवहार यानी कि कॉग्निटिव जो डोमेन है, जिसमें कि हम सोचते हैं, समझते हैं, हमारा इंटेलिजेंस होता है, सीखने की क्षमताएं होती हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटीज़ होती हैं, क्रिएटिविटी है ना। ये सारी चीज़ें हमारी सोच समझ से यानी कि जो हायर मेंटल फंक्शनिंग है उससे जुड़ी हुई बातें हैं। तो व्यवहार का अध्ययन करने के लिए हमें अगर जैसे अगर एक टीचर अपने स्टूडेंट के सोचने समझने के तरीके को समझ सकता है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को समझ सकता है, उसकी अगर क्रिएटिविटी को समझ सकता है या लर्निंग स्टाइल को समझ जाए, तो जो है और बेटर तरीके से उसको हम गाइड कर पाएंगे स्टूडेंट को। उसी तरह से दूसरा डोमेन है इमोशनल डोमेन, है ना, जिसमें कि हमारे भावनात्मक जो बातें आती है वो हैं। जैसे मैं खुश हूँ, दुखी हूँ, चिंतित हूँ, है ना। तो ये भी हमारा व्यवहार है। तो इसको भी अगर कोई दुखी है, चिंतित है, परेशान है, डर रहा है, अगर उसको भी हम समझते हैं, तो हम अगर उसके मनोविज्ञान को समझ रहे हैं, तो हम उसको वो उस तरह की हेल्प प्रोवाइड कर पाएंगे। फिर ऐसे व्यवहार जो हमारे एक्शंस में दिखते हैं, है ना, किसी ने मर्डर कर दिया, किसी ने कोई चीज़ चुरा ली या किसी को थप्पड़ मार दिया, है ना। जैसे हम देखते हैं कि कई बार अपने बॉस को गोली मार दी, है ना, या इस तरह के बहुत सारे व्यवहार जिसमें कि एक्शंस होते हैं। उन एक्शंस को भी हम लोग स्टडी करते हैं व्यवहार के अंतर्गत, और जानने की कोशिश करते हैं क्या, क्यों, कैसे, है ना। इन सारे सवालों का जवाब मनोविज्ञान में अगर हम सिस्टमेटिक स्टडी करें तो मिलता है। जी, बिल्कुल। देखिए, ये जो टर्म है साइकोलॉजी, ये पहले इतनी कॉमन नहीं थी, लेकिन अब इसकी चर्चा होने लगी है लोगों के बीच। लोग एज़ अ करियर वाइज़ हम इसे देखना चाहें, तो कितना स्कोप है? अ, बिल्कुल, जैसे कि एक तो हमने कहा चर्चा में कि ये तो बचपन से ही जो है एक विषय, कॉमन विषय होना चाहिए, सब्जेक्ट होना ही चाहिए। साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग जो है वो किसी न किसी वे में होना चाहिए। लेकिन एज ए प्रोफेशनल, एज ए करियर ऑप्शन अगर हम साइकोलॉजी की बात करें, तो अगर इसे मैं क्योंकि मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, मेंटल हेल्थ पे हम लोग काम करते हैं, तो मेंटल हेल्थ की अगर बात की जाए तो वो ना इतनी ज़्यादा प्रिवेल कर रही है। अगर हम अभी रिसेंट जो हमने पेंडेमिक देखा, कोविड-19, अगर हम अगले किसी इस तरह के एपिडेमिक की कल्पना करें, उसकी बात करें, तो अगला एपिडेमिक एक तरीके से मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है, वो होने वाला है। क्योंकि हम जो आपाधापी जो चल रही है जीवन की, है ना, जिसको हम प्रगति कह रहे हैं, उस प्रगति के साथ साथ बहुत सारी चिंताएं, दुश्चिंताएं जुड़ गई हैं, है ना। हमारे हम शायद जो प्रगति का जो पेस है, जो स्पीड है, उसके साथ ह्यूमन जो है कोप अप नहीं कर पा रहा है, उतनी तेजी से मनुष्य नहीं दौड़ पा रहा है जितनी तेजी से जो विज्ञान है और जो प्रगति दौड़ रही है। ठीक है, तो ये जो गैप क्रिएट हो रहा है, ये हमारे अंदर बहुत सारे असमंजस की स्थितियां उत्पन्न कर रहा है, जिससे कि मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ गई हैं।
तो ऐसे में अगर हम देखें तो हिंदुस्तान के अंदर ट्रेंड प्रोफेशनल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की मैं बात करूं तो 800 के आसपास है। 125-150 की जनसंख्या के ऊपर केवल 800 ट्रेंड प्रोफेशनल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, मतलब 1000 से ज़्यादा नहीं है अगर हम रजिस्टर्ड प्रोफेशनल्स की बात करें। तो यानी कि अगर हम गिनने लगें तो सभी के नाम गिन सकते हैं हम लोग बैठ के। ठीक है, तो इतने तो केवल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। तो और आने वाली जो एपिडेमिक की मैं बात कर रहा हूँ, वो मेंटल हेल्थ के इश्यूज इतने बढ़ने वाले हैं, है ना। बढ़ने वाले हैं क्या, हैं, ऑलरेडी हैं, हम लोग इग्नोर कर रहे हैं उसको। ठीक है, तो ऐसे में जो गैप है बहुत बड़ा है। अगर कोई मेंटल हेल्थ प्रोफेशन में आता है, कोई अगर साइकोलॉजी को एज ए प्रोफेशन चूज़ करता है तो बहुत ज़्यादा स्कोप है कि, और इसमें ये भी है ना कि भाई अगर हम प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेते हैं साइकोलॉजी में तो गवर्नमेंट जॉब ऑप्शंस की बहुत हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। फिर इवन प्राइवेट प्रैक्टिस में की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो बहुत ज़्यादा स्कोप है। हर चौथे व्यक्ति को प्रोफेशनल मेंटल हेल्थ सपोर्ट की ज़रूरत है आज की तारीख में, है ना। तो वो जो गैप को फिल करने के लिए अगर कोई करियर चॉइस में साइकोलॉजी को ऑप्ट करता है और उसमें स्पेशलाइजेशन जैसे अगर मेंटल हेल्थ में क्लिनिकल साइकोलॉजी को ऑप्ट करता है तो बहुत ज़्यादा स्कोप होगा। जी बिल्कुल, आपने स्कोप के बारे में बताया, बातों ही बातों में आपने मेंटल हेल्थ का ज़िक्र किया है यहाँ पे। देखिए आज के जो युवा हैं मेंटल इलनेस, एंग्जायटी, डिप्रेशन इन सब से जूझ रहे हैं। उन युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, उन युवाओं को ये बड़ा इम्पोर्टेंट संदेश ये होगा कि धैर्य रखें। ठीक है, बिल्कुल प्रगति बहुत तेज़ दौड़ रही है। हमारे पास शायद उसके के साथ कदम से कदम मिलाने की क्षमता इस समय पे नहीं है, लेकिन हम जो है शॉर्टकट ढूंढ करके उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे तो कहीं भी हम स्लिप कर सकते हैं, है ना। जिस तरह से आज की युवा पीढ़ी टिकटॉक, इंटरनेट, सोशल मीडिया, जिस तरह से उस पर अपनी रील्स बनाना, है ना, जिस तरह से उसमें उलझ गए हैं हम लोग कि ओके यही शायद प्रगति है और हम ऐसे ही जल्दी से फेम, नेम एंड फेम हम पा सकते हैं, जो क्योंकि बाकी और प्रोफेशंस भी तो हम लोग इसीलिए करें ना कि भाई ओके कमा सके, नाम कमाएं और पैसा कमाएं। लोगों को लगने लगा कि शायद ये रील्स और ये इंटरनेट की दुनिया ये जो है हमें बहुत जल्दी से नेम फेम दे सकती है। जैसा कि बहुत सारे उदाहरण भी आ रहे हैं ना कि भाई उनके उन वीडियोस में कोई क्वालिटी नहीं है, लेकिन बिना उनकी यही क्वालिटी की उसमें क्वालिटी नहीं है, इस वजह से वो जो है फेमस हो गए। ठीक है ना। तो उसमें यूथ को ही लगने लगा कि ओ जब ये चल सकता है तो मैं तो इससे बहुत बेहतर गा सकता हूँ, नाच सकता हूँ, है ना। तो वो उसमें उलझ रहा है। तो यूथ को संदेश यही है कि धैर्य रखिए। जो हमारे कोर्सेज हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, जो हमारे स्टडी है, जो एजुकेशन है, वो कल भी इम्पोर्टेंट था, आज भी इम्पोर्टेंट है और कल भी इम्पोर्टेंट रहेगा। शॉर्टकट नहीं है सक्सेस का। तो इसीलिए धैर्य रखें और अपने मानसिक स्वास्थ्य पे फोकस करें, है ना। अपने सोशल मीडिया की जगह, मतलब मीडिया पे सोशलाइज होने की बजाय अगर हम रियल में, मतलब वर्चुअली सोशलाइज होने की बजाय रियल में अगर सोशलाइज हों तो वो ज़्यादा आपके मानसिक स्वास्थ्य को सही रखेगा बनिस्पत कि हम जो है वर्चुअली हम कह रहे हैं कि मेरे 150 फॉलोअर हो गए या मेरे 2000 जो है वो फ्रेंड्स हैं, तो वो फ्रेंड नहीं है एक्चुअल में, है ना। तो धैर्य रखा जाए और मतलब जो हमारे कोर्सेज हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, जहाँ पे हमने एडमिशन लिए हैं, हमारे माता पिता ने जिस तरीके से हमें हम पे उम्मीद रख के हमें जो है एक एजुकेशन और एक गाइडेंस दी है, उस पर फोकस करें। प्रॉब्लम हो अपने सीनियर से, अपने टीचर से, है ना, और प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर से आप डील करें, डिस्कस करें, है ना। अगर मेंटल हेल्थ इश्यूज आपको महसूस होते हैं तो प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट या अदर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को कांटेक्ट करें। देखिए जो समस्याओं से जूझ रहा है यहाँ पे आपने कहा कि वो दूसरों से बात करे या जो भी है क्लिनिकली उसे
ट्रीट करें, बट एज अ थर्ड पर्सन हमें कैसे डील करना चाहिए? अगर हमें लगता है कि हाँ कुछ तो दिक्कत है, तो एज अ थर्ड पर्सन हम कैसे डील करें? हाँ, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि कई बार हमें लगता है कि सामने वाला परेशान है। तो मानसिक स्वास्थ्य की जब हम बात करते हैं, मेंटल हेल्थ की अगर बात की जाए, तो बात करना बड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यानी कि अगर मुझे कोई परेशानी है, तो मेरी परवरिश या मेरी ट्रेनिंग या वो कुछ इस तरह से हो कि जब भी मैं परेशान हूँ तो मैं बेझिझक किसी से बात कर सकूँ, है ना। दूसरा ये कि जो और लोग हैं, जैसे थर्ड पर्सन की आप बात कर रहे हैं, जब हमें लगे कि कोई सामने वाला अपने उस रूटीन से हट रहा है, ठीक है, अपने आप को आइसोलेट कर रहा है, ठीक है, विड्रॉ कर रहा है सोशली, तो जो है, या चुप रहने लगा है, उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन हमें नज़र आ रहा है ना, और हमें लगता है कि नहीं कोई समस्या है ना, समस्या का आभास हो जाता है कि ओके, सामने वाला किसी न किसी कारण से परेशान है ना, चिड़चिड़ा हो गया, गुस्सा करने लगा है ना, ये बातें करना बंद कर दिया है, कुछ इस तरह की बातें। तो ऐसे में आप कदम बढ़ाएं, है ना, आप उससे पूछें, ठीक है। इसमें इम्पॉर्टेंट ये रहेगा कि आप उसे जज ना करें, है ना, ये ना करें कि भाई तेरी गलती थी या तुमने कुछ ऐसा किया होगा, है ना, ये तो तुमने सही नहीं किया, वगैरह वगैरह। तो आप पहले उसको एक इमोशनल सपोर्ट दें, ठीक है, उसको बोलें, उससे पूछें कि क्या प्रॉब्लम है, क्या मैं कोई आपकी मदद कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, है ना। तो उससे बोलने के लिए उसको मोटिवेट करें कि भाई वो बताए, बात को शेयर करे, ठीक है ना। तो एक्टिव लिसनिंग हम दे सकते हैं कि भाई ओके, कम से कम, और नहीं तो अगर हम उसकी समस्याओं को समाधान ना कर सकते हो तो बिना उसको जज किए केवल सुनते रहें, हम ये करते रहें कि अच्छा, ओहो, ओके, ठीक है ना। तो अगर हम केवल एक्टिव लिसनिंग दे रहे हैं, यानी कि कोई आपको समस्या बताने के लिए आया और आप अपने लैपटॉप पे बिजी हैं और वो बेचारा अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर रहा है और हम करें ठीक है, ओके, ये नहीं। एक्टिव लिसनिंग मतलब आप अपना काम हम थोड़ा सा साइड करके थोड़ा सा उसको देखें, उसके साथ जो है बात करें, उसको सुनने समझने की कोशिश करें। एक्टिव लिसनिंग अपने आप में एक बड़ी ट्रीटमेंट अप्रोच है ना। कई बार कुछ समस्याएं हमारी एक्टिव लिसनिंग से ठीक हो जाती हैं। जी, काफ़ी कुछ बता दिया आपने। आपने कहा बात करना बहुत ज़रूरी है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए हम कोई टिप्स आपसे पूछना चाहे तो क्या होगी, जो अपने आप में इंसान अपना सके? हाँ, एक होता है एक तरीके से वेलबींग व्हील की अगर मैं बात करूं तो उसमें कुछ बड़े इंपॉर्टेंट से कंपोनेंट हैं। यानी कि दिन में पूरे 24 घंटे हैं, उन 24 घंटे में ही हमें बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं, ठीक है। तो हमें उन 24 घंटों को कुछ इस तरीके से डिवाइड करें कि यानी कि एक बैलेंस बनाने की बात है, उसको कुछ इस तरह से डिवाइड किया जाए जिसमें कि हम अपने काम, यानी कि जो मेरा प्रोफेशन है, जो मेरा वर्क है, स्टूडेंट है तो जैसे उसको स्टडी उसका एक काम है ना, तो उस स्टडी को के लिए समय हो उन 24 घंटों में। फिर जो है सोसाइटी, है ना, सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन के लिए समय हो, है ना, कि मैं अपने यार दोस्त मित्र प्यारों से बात कर सकूं, वो एक समय हो। फिर जैसे फैमिली फैमिली मेम्बर्स के साथ मैं बात कर सकूं, है ना, वो मेरे पास समय हो उन 24 घंटों में, है ना। बात करने का मतलब है क्वालिटी टाइम, कि आराम से बैठे हैं, कुछ और नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग हर कोई जो है मोबाइल में अपने अपने मोबाइल में बैठा हो और डाइनिंग टेबल पे एक साथ, जी हम तो एक साथ डिनर करते हैं, वो एक साथ डिनर करना नहीं हुआ एक्चुअली, है ना। तो वो फैमिली को हम समय दे सकते हो, ठीक है। फिर जो पर्सनल लाइफ, यानी कि मैं अपने बारे में सोच सकता हूँ कि ओके, मुझे योगा करना है या मुझे कोई एक्सरसाइज करनी है, वो मेरे पास समय हो। और फिर स्पिरिचुअलिटी, है ना, इस स्पिरिचुअलिटी के लिए समय हो। स्पिरिचुअलिटी का अर्थ हम धर्म से नहीं जोड़ेंगे कि भाई केवल धार्मिकता या रिलीजियसिटी और स्पिरिचुअलिटी में अंतर है
है ना। स्पिरिचुअलिटी का अर्थ है कि भाई हम कैसे इंसानियत के बारे में सोच सकें, क्या करना है उस के ताकि इंसानियत का उत्थान हो, है ना। किसी एक रिलीजन और एक कम्युनिटी उसका उत्थान करना सोच के हम पूरे सोसाइटी के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पॉजिटिवली, जो सबके काम आ सकता है ना। उस तरह के विचारों को चाहे वो डिस्कस करना हुआ या उसको पढ़ना हुआ, है ना, वो सारी चीज़ें उसमें शामिल है। अगर हम स्पिरिचुअलिटी, पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ, फैमिली एंड वर्क, अगर ये 5 कंपोनेंट में एक संतुलन बना सकते हैं 24 घंटे के अंदर, तो हमें अगले दिन किसी भी चीज़ के लिए पछताना नहीं होगा कि अरे काम छूट गया, मैंने तो पूरा दिन आज जो है केवल सोशलाइज करने में बिता दिया, मेरा होमवर्क तो हुआ ही नहीं, या जो टास्क था वो तो मैं कर ही नहीं पाया, है ना। तो हम जो है, क्योंकि परेशानियां तब उत्पन्न होने लगती हैं जब हम इनके साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं, सोसाइटी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट, अपने काम के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट, फैमिली के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट, या खुद को लेकर के परेशानियां, है ना। तो अगर हम इनमें से किसी में भी कॉन्फ्लिक्ट में आएंगे तो ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर नकारात्मक प्रभाव डालेगा। तो संतुलन बहुत ज़रूरी है। संतुलन बहुत ज़रूरी है। काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई है आपने। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सुरेंद्र ढालवाल, जिन्होंने साइकोलॉजी से जुड़ी हमें काफ़ी अहम बातें बताई, साथ ही उन्होंने अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक कैसे रखें ये भी हमें बताया। तो बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हमें देने के लिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद।